हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निया लैब्स। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ दो ब्लॉक और स्प्रिंग का एक मजबूत जोड़। तो हमारे पास दो ब्लॉक है, M1 और M2 मास जिनका, और एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया उनको कैसे, और एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर उसको डाला हुआ है। तो हम सारी सिचुएशन देखने वाले डिफरेंट डिफरेंट कि अगर इसको हम फोर्स लगाएं, कोई इम्पल्स लगाएं, तो ये किस तरीके से सिस्टम बिहेव करेगा। और मेरे को उस तीनों सारे जो भी केसेस में डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग पर मेरे को दो तीन बेसिक चीज़ें आपको बतानी है। पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है। तो गाइस, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का, मतलब M1 और M2 मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा चुके होंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जैसे R12, वो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैक्स। तो थोड़ा सा मैथ यूज करें यहाँ पर, किसी भी चीज़ का मैक्सिमा आता है तो मैं बोलता हूँ उसका डेरिवेटिव वो होगा मेरे पास ज़ीरो। कहने का मतलब हमारी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सटेंशन पर क्या होगी हमारे पास, बराबर, लेस से v। तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी अगर बराबर हो गई है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या आएगी उस टाइम पे मेरे पास, हम हमेशा से निकालते आ रहे हैं, दैट इज M1 v1 वेक्टर प्लस M2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 वेक्टर प्लस M2। ओके, तो ये भी हमारे पास v वेक्टर ही आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जाकर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही होगी। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में अगर देखा जाए, इन COM फ्रेम, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों ही क्या हो जाएंगी मेरे पास, जीरो। तो मतलब अगर सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में देखा जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है। तो ये अपन बेसिक कुछ बातें हैं जो अपन को डील करनी है। और आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सेंटर मास की फ्रेम में लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं ये बताया था आपको, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लो। वैसे याद दिला दूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाती है हमारे पास सेंटर मास की फ्रेम में, KECOM इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ओके, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज अवर रिड्यूस मास। ओके, म्यू के अपना रिड्यूस मास। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं। तो हम तीनों केस अलग अलग डिस्कस करते हैं, और मैं तीन दोनों फ्रेम में बताऊंगा आपको, ग्राउंड की फ्रेम में सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा वो भी, और सेंटर मास की फ्रेम में लिखा जाएगा वो भी। तो देखते हैं सेंटर मास की फ्रेम किस तरीके से ज़्यादा पावरफुल है। तो पहला केस अपन देख रहे हैं जब हम एक किसी भी एक ब्लॉक पर एक इम्पल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इम्पल्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, आपने अचानक से किसी भी एक ब्लॉक को क्या किया, जर्क देके अचानक से सिस्टम के अंदर एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, कोई मैंने फोर्स नहीं लगाया, बस इसको आपने जोर से एक जर्क देके इनिशियल वेलोसिटी दे दी, लेट्स से v0। ओके, तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि फाइनली हमारे पास दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम। ऐसा मान सकते हैं ये भैया भी अपने v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, और दूसरे वाले भैया भी क्या कर रहे होंगे, अपने v वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटर मास की फ्रेम में बोला जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी, दैट वाज हाफ म्यू वी रिलेटिव v1 माइनस v2, दैट इज v0। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरे पास सेंटर मास की फ्रेम में, जीरो, जैसा कि मैं बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई ठीक है, कहाँ पे चली गई, और कहीं तो वेस्ट हुई नहीं है। सारी सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाके स्टोर हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के जाकर स्टोर हो गई। तो ऐसा मान लिया जाए कि स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना शो करती है, एक्स नॉट। तो हम सीधा सा इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो हमारी डेल्टा के ई है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है हमारे पास, वो सीधा सीधा किसके बराबर कर देता हूँ, लॉस को हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन लिख पाएंगे अपन, हाफ म्यू दैट इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 वी नॉट स्क्वायर, फाइनल जीरो हो गई थी, दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सो एक्स नॉट मेरा आ गया है यहाँ पर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू के वी नॉट स्क्वायर होल रेज टू पावर हाफ। ठीक है, तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। ओके, एक्स नॉट का वैल्यू हमने निकाल लिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा। तो देखो सेंटर मास की फ्रेम में मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन इस ग्राउंड की फ्रेम में अगर इसको मैं सोल्व करूँ ठीक है, तो ग्राउंड की फ्रेम में सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि सेंटर मास की फ्रेम देख रहे हो आप वो एक्सेलरेटेड थी। इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ अलग थी हमारे पास, m2 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2, फाइनली v हो गई। तो अगर ग्राउंड की फ्रेम में इसको सोल्व करें, ये तो मैंने किसकी फ्रेम में लिखा, COM की फ्रेम में। ग्राउंड की फ्रेम में सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक तो एनर्जी की इक्वेशन हो गई कि हाफ m2 v नॉट स्क्वायर, ये जो एनर्जी की इक्वेशन थी, काइनेटिक एनर्जी कुछ तो हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर चली गई। ठीक है, बची खुची कहाँ चली गई मेरे पास, स्प्रिंग के अंदर। अगेन मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, देख पा रहे हो, एक तो v है, इसकी वैल्यू भी अननोन है अभी, और x नॉट की वैल्यू भी अभी अननोन है। तो v का सेटलमेंट कैसे करोगे, क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, अभी सिस्टम पे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। याद होगा आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास इसका 0 था, m2 का v नॉट इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। तो यहाँ से मेरे पास v आ गया m2v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसको उठा के अपन कहाँ रख देंगे, इस v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। तो आराम से आप अब जब x नॉट कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर मेरा इसके बराबर ही आएगा। सो आई होप आपको दोनों फ्रेम में सोल्यूशन ये समझ में आया होगा, सेंटर मास की फ्रेम में बता दिया मैंने और ग्राउंड की फ्रेम में भी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस के लिए आप रेडी हैं। तो नेक्स्ट एक सिंपल केस लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इम्पल्स के बजाय मैं फोर्स लगाता हूँ। सेकंड केस देख रहे हैं, जब ब्लॉक्स पर अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक M1 उसको कनेक्ट किया मैंने स्प्रिंग के साथ। ओके, मास M2 है और फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा हुआ था जैसे पहले की सिचुएशन थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी F फोर्स लगा के खींच रहे हैं, इसको भी F फोर्स लगा के खींच रहे हैं। मतलब क्या हुआ, दोनों ब्लॉक पर हमने इक्वल फोर्स लगाया। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे सिस्टम पर देखूं तो एफ नेट कितना है मेरे पास, 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना है मेरे पास नेट पूरे सिस्टम पर, दो ब्लॉक और स्प्रिंग के सिस्टम पर 0। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप चाहे सेंटर मास की फ्रेम में सोल्व करो या फिर ग्राउंड की फ्रेम में सोल्व करो, बात एक ही है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे ही होगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन सिस्टम पर क्या है मेरे पास, 0। ओके, तो फाइनली मान लिया जाए कि दोनों वेलोसिटीज कितनी होगी मेरे पास, v होगी। ठीक है, उसे किया जाए, या फिर आप देख सकते हो आराम से कि मान लेता हूँ कि ये कितना एक्सटेंड होता है x1, और ये वाला ब्लॉक कितना आगे जा पाता है x2 ओके, ये x1 चला गया और ये x2 चला गया, तो जो भी वर्क डन होगा, क्योंकि मासेस की हम देखें तो x1 वर्क डन यहाँ पे हुआ, x2 वर्क डन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जाकर क्या होगा, दोनों ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, वो 0 ही होंगी। समझ पा रहे हो आप बात को, क्योंकि आपकी VCM क्या है, 0 ही है ऑल द टाइम। VCM 0 होने का मतलब आप ब्लॉक को खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। जब आपका स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो उस इंस्टेंट पर क्या होगा, हमारा दोनों ब्लॉक वापस क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। मतलब जो डब्ल्यू नेट किया इन दोनों फोर्सेज ने, वो सारा सारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो नेट एक्सटेंशन होगा, x1 यहाँ से खींचा, x2 यहाँ से खींचा, तो मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 हो गया मेरे पास नेट एक्सटेंशन। और डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी आई, f इंटू x1 वर्क डन इसने कर दिया, f इंटू x2 वर्क डन इसने कर दिया। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एज्यूम किया तुमने, तो सीधा सीधा लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। सो गाइज ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से x1 प्लस x2 आपका जो कि नेट
एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है स्प्रिंग का, वो कितना आ गया मेरे पास 2F/K। ओके, तो अगेन सेंटर मास की फ्रेम और ग्राउंड की फ्रेम मेरे पास यहाँ पर सेम है, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा, तो कोई उसका अल्टरनेट सोल्यूशन सजेस्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑल द टाइम रेस्ट पर ही है। ओके, सेंटर मास ऑल द टाइम रेस्ट पर ही है। सो जो भी फाइनल वेलोसिटीज दोनों ब्लॉक्स की क्या होंगी, 0 0 ही होंगी फाइनली। स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करेंगे और अल्टीमेटली वो वापस रेस्ट पे आएंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जाकर। सो ये बात अपने क्लियर हो चुकी है। तो अगर आप x1 x2 अलग से निकालना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का वो हम लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट, XCM क्या लिखते हैं हम, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जैसा कि हमने बताया कि XCM तो वहीं की वहीं है कोऑर्डिनेट उसका, तो डेल्टा XCM करोगे बोथ साइड तो दैट विल बी 0। सो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि m1 x1 विल बी इक्वल टू m2 x2। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसकी हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से आप दोनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना वो मूव किए वो निकाल सकते हो। ओके, सो अब एक तीसरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें हम दोनों ब्लॉक्स पर अनइक्वल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हमने कंसीडर की कि हमने सिर्फ इम्पल्स अप्लाई की, दूसरी सिचुएशन में हमने किया कि हमने फोर्स लगाया लेकिन इक्वल लगाया, सो दैट सिस्टम पे नेट फोर्स 0 रहे। अब जो मैं तीसरी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्ट जनरल केस हो गया हमारे पास कि ब्लॉक है M1, स्प्रिंग लगाया मैंने, ठीक है, K का, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर रख दिया इसको। ओके, और अब क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ से F2, यहाँ से F1। ओके, F2 और F1 कोई दिक्कत इसमें किसी को? सो F1 और F2 हमने फोर्स लगा दिए अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। सो COM की फ्रेम में ही देखता हूँ सबसे पहले मैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर F नेट इस सिचुएशन के अंदर 0 नहीं है, ठीक है, F2 माइनस F1 मैं लिख सकता हूँ आराम से। ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास का कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आएगा ही, और वो कितना आएगा मेरे पास, F नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। तो COM की फ्रेम हमारे पास अब कैसी फ्रेम हो गई, एक्सेलरेटेड। कैसी फ्रेम हो गई है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम कैसा ट्रीट करते हैं, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ब्लॉक्स का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और वो क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जो कि हमारा ये है। ओके, तो ऐसा ज्यूम कर लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास राइट साइड में मूव कर रहा है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर हम वापस, तो इस पे F1 लग रहा है हमारे पास ब्लॉक M1 पर, और एक सूडो फोर्स भी अप्लाई होगा इसके ऊपर, दैट इज M1 ए जो कि सेंटर ऑफ मास का हमारे पास है, और स्प्रिंग फोर्स लग ही रहा है, पर स्प्रिंग का फोर्स का जो वर्क डन है वो सारा सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मैं लिख दूंगा, तो उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। F2 लग रहा है और सूडो फोर्स लग रहा है इस पे पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली सेंटर मास की फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 0, क्योंकि ब्लॉक्स रेस्ट पे थे, और फाइनल भी रेस्ट पे ही, फाइनल भी क्या हो गया हमारे पास, वो सेंटर मास की फ्रेम में रेस्ट पे ही आ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया था मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जाकर दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम। ओके, वी हो जाएगी तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी वी आएगी, तो सेंटर मास की वेलोसिटी ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोथ द ब्लॉक्स विल बी एट रेस्ट। तो हमारी ये जो काइनेटिक एनर्जी है पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 थी। इसका मतलब जो भी नेट वर्क डन हुआ, फोर्सेज ने जो करवाया, सूडो फोर्स ने जो करवाया, जो भी वर्क डन हुआ वो सारा सारा किसकी फॉर्म में जाके स्टोर हो गया, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो गया। तो आराम से आप इक्वेशन लिख पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना अपने को, काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 हो रही है। वीडियो का स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था मैंने, तो प्लीज़ जाकर देख लेना आप। सो M1 X1, तो वर्क डन कितना हुआ मेरे पास, तो ये मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक कितना मूव किया, X1 डिस्टेंस
और ये वाला ब्लॉक कितना किया सेंटर मास की फ्रेम में x2। ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा मैक्स, इस केस में क्या होगा x1 प्लस x2। ठीक है, मैक्स एक्सटेंशन, और आप दोनों सेम डायरेक्शन में ले लोगे तो आपको x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट वर्क डन लिखते हैं। f1 x1 प्लस m1 a x1 प्लस f2 x2 माइनस m2 a x2। माइनस हो क्या, क्योंकि फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है। फिर ये सारा आपने किसकी फॉर्म में स्टोर करवा दिया बंधुजनों, हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ओके, तो अब अपने फर्दर इक्वेशन उठा के रखते जाते हैं फटाफट। हमारे पास हो गया f1 x1 प्लस f2 x2, ये कॉमन खींच लिया जाए तो मेरे पास क्या हो गया m1 x1 माइनस m2 x2 इज इक्वल टू, ये चलता रहेगा। अब a का वैल्यू क्या था हमारे पास, a का वैल्यू था f2 माइनस f1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 x1 माइनस m2 x2। ठीक है, ये चल रहा है, साइड में चलते रहने दो। मल्टीप्लाई करो और फटाफट इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर, f1 x1 m1, ओके, f1 x1 m2। तो यहाँ पे देखें तो माइनस f1 x1 m1 आ रहा है, तो वो कैंसिल। ओके, तो यहाँ से कितना बचा मेरे पास, f1 x1 m2 बचा सिर्फ। ओके, और f2 x2 m2, f2 x2 m2 वो भी कैंसिल हो गया पूरा पूरा। तो क्या बचा मेरे पास, f2 x2 m1। ओके, दो फैक्टर मैं ऑलरेडी कैंसिल करा चुका हूँ। सो यहाँ पे बचा मेरे पास f2 m1 x1 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया वो f1 m2 x2। ओके, तो यहाँ से अपन देख पाएंगे कि ये क्या आ रहा है मेरे पास, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो चल ही रहा है। ओके, सो ये कितना हो गया मेरे पास, f1 x1 m2 एंड f1 m2 x2। तो कॉमन खींच लें यहाँ से, टर्म्स क्या कॉमन आ रही है मेरे पास, f2 m1 f2 m1 f1 m2 f1 m2। सो f1 m2 एंड f2 m1 ये कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा मेरे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन आराम से आप देखोगे, कैंसिल कर सकते हो फैक्टर पूरा, x1 प्लस x2 मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन था, तो आप निकाल पाओगे कि मेरा मैक्स एक्सटेंशन x1 प्लस x2 इस केस में कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ f1 m2 प्लस f2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, दैट इज योर मैक्सिमम एक्सटेंशन इन केस हम अनइक्वल फोर्सेज अप्लाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में सिंपली मैंने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। पर सेंटर मास की फ्रेम में जब आप वी बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में मेरे पास नेट फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम मेरी एक्सेलरेटेड फ्रेम है। जस्ट अप्लाई द सूडो फोर्स एंड राइट द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी चीज को अगर आप ग्राउंड की फ्रेम में सोल्व करना चाहेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्राउंड की फ्रेम में देखा जाए तो दोनों ब्लॉक्स की मेरे पास क्या आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जाकर इक्वल। तो अभी इस फ्रेम में मैं मान लेता हूँ कि ये x1 आगे मूव करता है, ये x2 आगे मूव करता है। फोर्स इस पे लग रहा था मेरे पास यहाँ से F1, यहाँ से F2, सूडो फोर्स लगाएंगे नहीं क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में वर्क कर रहे हो अब आप। ठीक है, और फाइनल इनकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास, v एंड v। ओके, तो आप बोलोगे कि जो वर्क डन हुआ है
वो क्या क्या लिखोगे आप, F2 X2 F1 X1, वो कहाँ कहाँ पे गया, ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में, प्लस साथ साथ मैं आपको इक्वेशंस बना के दे रहा हूँ, आई होप आप सोल्व कर पाओगे, बट मेथड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस साथ में स्प्रिंग की एक्सटेंशन। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन दोनों मैंने सेम डायरेक्शन में लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको x2 माइनस x1 देख रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए ग्राउंड के फ्रेम में दोनों ब्लॉक आगे ही जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेंटर मास के फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि हाँ ये पीछे की तरफ जाता नजर आए और ये आगे की तरफ जाता नजर आए, ठीक है। सो F2 X1 प्लस F1 X1 हाफ m1v² हाफ m2v² प्लस हाफ k x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगेन मेरे को यहाँ पे x2 माइनस x1 और यहाँ पर सॉरी एक छोटा सा करेक्शन मेरे को करना पड़ेगा, ये माइनस x1 अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो v को कैसे रिप्लेस करोगे, तो जैसा कि मैंने बोला था कि v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और मेरा vcm वेक्टर फाइनली जाके क्या हो जाते हैं, v के इक्वल, ओके। तो और ACM कितना था मेरा ऑल द टाइम, F2 माइनस F1 सेंटर मास का F2 माइनस x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो हमारा डेल्टा XCM हमें पता है, दैट इज m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ओके। तो डेल्टा XCM मतलब उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो कितना हो गया मेरे पास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, ओके। तो वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू तो जीरो था, दैट इज 2as, एस यहाँ से उठा के रख दिया, ए यहाँ से उठा के रख दिया, तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से वो क्या होगी मेरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACM कितना है मेरा, F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2, S कितना है M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, v स्क्वायर को यहाँ पे उठा के रख दोगे तो फटाक से हमें नजर आ जाएगा x2 माइनस x1 का वैल्यू इजीली निकाल पाओगे जैसे पहले में निकाला था, है कि नहीं। जैसे घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, एक m1 प्लस m2 सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, तो पुरानी वाली इक्वेशन ही बन जाएगी जो हमने डायरेक्ट सेंटर मास के फ्रेम में लिख के बनाई थी। सो आई होप आपको ये तीनों केस ग्राउंड की फ्रेम में भी और सेंटर मास की फ्रेम में भी अच्छे समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जेईई एस्पिरेंट्स के बीच में, एंड लेट मी नो हाउ फर्दर आई कैन हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।